चरणों का चुनाव खत्म हो चुका है, अब बाकी के 4 चरणों का चुनाव बाकी है। क्या 3 चरणों की स्थिति है और उस पर बीजेपी की आगे की 4 चरणों की क्या रणनीति है, इसके बारे में लिए हमारे साथ है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। मुख्यमंत्री जी, सवाल यह है कि 3 चरण निपट चुके हैं, तो अब क्या लग रहा है कि अभी क्या स्थिति है 3 चरणों में? 80 बनाम 20 की लड़ाई, 80% सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। 20% सीटों के लिए बसपा, सपा और कांग्रेस के बीच में मुकाबला होगा। 10 मार्च को परिणाम आएंगे, भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत की सरकार प्रदेश में बनाएगी। लेकिन मुख्यमंत्री जी, कहा जा रहा है कि जो 3 चरण है उसमें बीजेपी की स्थिति थोड़ी डाउन है, बाकी के 4 चरणों के लिए क्या रणनीति है? फिर देखिए, जनता का जो रुझान है वो बहुत स्पष्ट है। आधी आबादी परिवार, जाति, मत और मजहब को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान कर रही है। युवा, किसान, श्रमिक, व्यापारी और समाज का प्रत्येक तबके का रुझान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। और मैं इस बात को कह सकता हूं कि अब तक का रुझान ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी 80% सीटें जीतेंगे और प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। अच्छा महाराज जी, आपने मजहब का नाम लिया, तो अखिलेश के ऊपर और समाजवादी पार्टी के ऊपर जो आतंकवाद का साथ देने वाला मामला है, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, समाजवादी पार्टी एक बार फिर से बेनकाब हुई है। राजनीतिक स्वार्थ के लिए समाज की सुरक्षा और राष्ट्र की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करना एक जघन्य अपराध है। इसका सबसे शर्मनाक पहलू है कि अब तक समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने न तो इस बात का खंडन किया और न ही उन्होंने इस पे कोई वक्तव्य ही जारी किया। होना ये चाहिए था, उन्हें प्रदेश की जनता से और देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए थी, क्योंकि 2013 में उन्होंने जो अपराध किया, इन आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेने का, और अहमदाबाद में वे सीरियल ब्लास्ट के दोषियों को, जिन्हें 38 आतंकियों को फांसी की सजा और 11 को आजीवन कारावास हुआ है, उसमें से कुछ के संबंध उत्तर प्रदेश से हैं। उसमें से एक आतंकी के पिता समाजवादी पार्टी के सक्रिय सदस्य हैं, उनके प्रचारक हैं। समाजवादी पार्टी ने अधिकृत रूप से अभी तक इसका खंडन नहीं किया है और न ही समाजवादी पार्टी के मुखिया ने कुछ इसके बारे में बोला है। वे जनता की अदालत में कटघरे में खड़े हैं, उनको इसके बारे में स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए और देश और प्रदेश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। तो हमारे साथ थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिनका ये कहना है कि जो बाकी के 4 चरण हैं उनमें बीजेपी और ज्यादा बेहतर प्रदर्शन करेगी, और साथ ही उन्होंने एक बार फिर जो समाजवादी पार्टी के ऊपर जो आरोप लगाया है आतंकवाद वाला, उसके लिए उन्होंने फिर कहा कि समाजवादी पार्टी ने अभी तक कोई वक्तव्य जारी नहीं किया है, ना ही कोई सफाई दी है, तो ऐसे में आरोप तो बनता है। कैमरामैन अमीश के साथ उन्मुक्त मिश्रा, इंडिया न्यूज, लखनऊ। तो रायबरेली पहुंची कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए। I have with me प्रियंका गांधी वाड्रा, जो कांग्रेस पार्टी की जनरल सेक्रेटरी है। या रायबरेली में प्रचार जोरों शोरों से चल रहा है। मैम, जो प्रचार के बारे में बात करें, आप रायबरेली में 2 दिन से लगातार हैं, कैसा रिस्पांस मिल रहा है? यहाँ के स्थानीय मुद्दे आप लगातार उठा रही हैं। देखिए, स्थानीय मुद्दे ही मुद्दे हैं जो मैं यहाँ उठा रही हूँ, वो उत्तर प्रदेश, पूरे प्रदेश के वही मुद्दे हैं और उन्हीं पे चर्चा होनी चाहिए, उन्हीं पे वोट देना चाहिए। महिलाओं से बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है आपको यहाँ। महिलाओं पे ही फोकस है या सर समाज पे आपका? पूरे समाज पे फोकस है। हमारे घोषणा पत्र पढ़िए, 3 घोषणा पत्र हैं, एक महिला के लिए शक्ति विधान, एक युवाओं के लिए भर्ती विधान और एक जो बाकी सारी समस्याएं उनके लिए और उत्तर प्रदेश के विकास के लिए उन्नति विधान है। उनके राज्य में महिला सुरक्षित है, क्या कहेंगे उनको? महिलाओं से पूछिए। आज वोटिंग डे है मैम, एनी मैसेज फॉर द वोटर्स? बहुत अहम मैसेज ये है, संदेश ये है वोटरों के लिए कि आप
अपना वोट बहुत कीमती है, जिम्मेदारी से दीजिए। आपका वोट विकास के मुद्दों पे जाना चाहिए, आपके मुद्दों पर ये चुनाव लड़ा जाना चाहिए। तो अपने मुद्दों के बारे में सोचिए, ये सोचिए कि कौन आपके साथ खड़ा है, कौन आपके समस्याओं को हल करेगा, उसी को वोट। गर्मी बुलडोजर सही मुद्दे नहीं है। As you saw over there, प्रियंका गांधी वाड्रा एक और बार हमसे बात कर रही थी। यहाँ हम लगातार उनका प्रचार कवर कर रहे हैं। यहाँ रायबरेली में प्रियंका गांधी वाड्रा जी रायबरेली में प्रचार लगातार कर रही हैं कांग्रेस पार्टी के लिए। यहाँ से वो उन्नाव जाएंगी। उनका साफ कहना था कि महिलाओं पे फोकस जरूर है, मगर सर्व समाज के लिए वो काम करेंगी और उनके घोषणा पत्र पे बहुत क्लियर लिखा है। उन्होंने ये भी कहा कि असल मुद्दे से भटका रही है बीजेपी। महिलाओं से पूछें कि क्या वो सुरक्षित है या नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि आज एक बेहद अहम दिन है और उन्होंने अपना सर हिलाकर मना किया कि बुलडोजर, गर्मी ये सब गलत मुद्दे हैं और कांग्रेस पार्टी ही असली मुद्दे उठा रही है रायबरेली में, उत्तर प्रदेश में और पंजाब में। कैमरा पर्सन प्रमोद दास के संग उदय प्रताप सिंह, इंडिया। तो रायबरेली से बीजेपी प्रत्याशी आदित्य सिंह ने हमारे संवाददाता उदय प्रताप सिंह ने खास बातचीत की है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए। नमस्कार, मैं हूं उदय प्रताप सिंह। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और न्यूज एक्स। हम पहुंचे हैं रायबरेली सदर उत्तर प्रदेश में। जी हां, यहां बहुत ही टॉक्ड अबाउट कॉन्टेस्ट चल रहा है। आदित्य सिंह जो वर्तमान की विधायक हैं, वो कांग्रेस पार्टी से भारतीय जनता पार्टी में आ गई है। उनका जोरों शोरों से स्वागत हुआ है। कल ही गृह मंत्री अमित शाह जी भी यहां थे, उनके लिए प्रचार कर रहे थे। हमारे संग बातचीत के लिए अदिति जी जुड़ रही हैं। अदिति जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू उदय जी। अदिति जी, पहले तो मैं आपसे पूछूंगा कि माहौल क्या है यहाँ पे। ये आपका घर है, मगर ये बहुत ही अलग चुनाव है आपके परिवार के लिए। आपका परिवार का दबदबा रहा है। आपके पिताजी अखिलेश जी बहुत बार यहाँ विधायक चुने गए थे। सब यहाँ पे उनका आदर करते हैं। अब वो है नहीं, उनके बाद ये पहला चुनाव, वो भी एक नई पार्टी। कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है। भगवान के आशीर्वाद से जो उनके साथ पहले टीम थी, आज आपको दिख ही रहा होगा, अधिकतर लोग अभी भी जुड़े हुए हैं। बहुत से नए, बिकॉज मी बीइंग अ युवा पॉलिटिशियन, बहुत से नए युवा चेहरे सामने आए हैं जो बढ़ चढ़ के काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को लेके भी बहुत एक एक्साइटमेंट है शहर में, खास तौर से जो शहरी वोटर है, और ग्रामीण वोटर तो है ही अपना। तो क्योंकि आदरणीय विधायक जी ने उनके लिए बहुत कुछ किया है, मैंने भी जितना हो सका है। तो जनता का हमेशा बहुत प्यार और आशीर्वाद मुझे मिला है और अब जनता बहुत उम्मीदों के साथ देख रही है कि आने वाले समय में जब हम भारतीय जनता पार्टी से जीत के जाएंगे तो क्या क्या नई चीज़ें हम अपने क्षेत्र में करा पाएंगे। आदरणीय गृह मंत्री जी भी कल हमारे प्रचार में आए थे, माननीय अमित शाह जी। उसका बहुत अच्छा मैसेज गया कि कहीं ना कहीं वो रायबरेली की सीट को लेके बहुत ही गंभीरतापूर्वक सोच रहे हैं और मुझे आशा ही नहीं, उम्मीद है कि कल को जीतने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग रायबरेली काम लाने का भी और योजनाएं लाने का भी काम करेंगे। स्थानीय मुद्दे यहाँ क्या हैं? रायबरेली की जो जनता है, उनके मन में क्या चलेगा वोट डालते वक्त? उदय जी, ये चीज़ मुझे सोचने और समझने में भी आई थिंक काफ़ी टाइम लगा, क्योंकि पहले तो विधायक जी के संरक्षण में हम लोग सब मैंने सारे काम किए। आई थिंक जो सबसे बड़ा स्थानीय मुद्दा है वो है सिक्योरिटी, सेफ्टी। आप मेरे परिवार से भी लंबे टाइम से परिचित हैं और मेरे स्वर्गीय पिताजी की राजनीति भी आपने करीबी से देखी है, मेरी भी। आपने ये देखा भी होगा, दुकानदारों से अगर आप पूछेंगे, आप सुनेंगे भी, सुना भी होगा कि कभी भी मेरे परिवार ने रायबरेली में वसूली नहीं होने दी, रंगबाजी नहीं होने दी, गुंडा टैक्स, गरीबों की ज़मीनों पे कब्जा, इस टाइप की कोई चीज़ नहीं होने दी। बहुत ही मतलब विद एन आयरन फिस्ट मेरे पिताजी ने रायबरेली में शासन किया और ना तो ये चीज़ें खुद करी, ना तो किसी और को करने दी। जो हमारे फैक्ट्री वर्कर्स हैं, आप उनसे पूछिए, जो हमारे दुकानदार हैं, हमारे डॉक्टर्स हैं, हमारे टीचर्स हैं, जो लोग क्लिनिक्स चला रहे हैं, अन्य सारी जो व्यवस्थाएं हैं, हमारे पटरी दुकानदार हैं, मतलब ये सारी व्यवस्थाएं मेरे स्वर्गीय पिताजी ने बहुत ही सुंदरता से चलाई हैं। मतलब अब जैसे जैसे मैं विद इन पॉलिटिक्स, एज आई ग्रो एंड मैच्योर एज अ पॉलिटिशियन, मैं इन चीज़ों को बहुत अप्रिशिएट कर पा रही हूँ। एंड आई थिंक कहे कोई कुछ भी,
प्रतिद्वंदी अपनी बात रखेंगे, विरोधी अपनी बात रखेंगे और उनका स्वागत है। बट जब आदमी पोलिंग बूथ पे पहुंचता है तो मुख्य मुद्दा जो उनके दिमाग में घूमता है वो यही है कि भाई विधायक जी के राज में हम सुरक्षित हैं। ओके, ब्रिंग इट ऑन। आप तैयार हैं? बहुत बहुत शुक्रिया हमारे संग बात करने के लिए। हम आपके पीछे अब चल ही रहे हैं। थैंक यू सो मच। रायबरेली, इंडिया न्यूज और न्यूज एक्स के। तो प्रदेश की हॉट सीट जसवंत नगर में वोटिंग खत्म हो गई है। आखिर जसवंत नगर सीट से कौन आगे है, देखिए हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। यूपी में तीसरे चरण के लिए मतदान अब समाप्त हो चुका है। तकरीबन 4 बजे तक इटावा, जहां पर मैं मौजूद हूं, वहां पर तकरीबन 58% मतदान हुआ और बताया जा रहा है 6 बजे जब वोटिंग पूरी तरीके से कंक्लूड होगी और फिगर्स अपडेट होंगी इलेक्शन कमीशन के द्वारा, तो तकरीबन जो मतदान है वो 60 से 70% के बीच में रहने की संभावना है। ये गढ़ माना जाता है। मैं मौजूद हूँ इस वक्त जसवंत नगर इटावा में और ये गढ़ माना जाता है यादव परिवार का और यहाँ से शिवपाल यादव चुनाव लड़ रहे हैं। 5 बार के वो विधायक हैं और 6ठी टर्म के लिए वो इस बार इलेक्शन में खड़े हुए हैं। यहाँ से बगल की जो सीट है करहल, वहाँ से अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं। उनके सामने केंद्रीय कानून राज्य मंत्री SP बघेल चुनाव लड़ रहे हैं। जिन 59 सीट्स पर चुनाव हो रहा है उसमें से 29 सीटें ऐसी हैं जो कि यादव डोमिनेटेड सीट्स हैं और उन सीट्स में से 2017 के अंदर तकरीबन 23 सीटें अकेले बीजेपी ने जीती थी और बाकी की सीट्स उनके विरोधियों के पास गई थी। लेकिन 2012 के अंदर तकरीबन 25 सीटें अकेले जो सपा है उसने जीती थी और मात्र 1 सीट बीजेपी के पास गई थी। तो आप ये समझ सकते हैं कि ये जो इलाका है जिसको यादव लैंड कहा जाता है कितना इम्पोर्टेंट है अखिलेश यादव के लिए अगर वो 2022 में सत्ता में वापसी करना चाहते हैं। बात अगर करें अगर मुद्दों की तो जसवंत नगर जो विधानसभा क्षेत्र है या जो पूरा इटावा जनपद है, यहाँ पर जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है बेरोजगारी और छुट्टा या जो आवारा पशु कहा जाता है उनका। इसके अलावा बहुत लोग कानून व्यवस्था को लेकर भी चुनाव में वोट कर रहे हैं। इन जसवंत नगर, दिस इज राहुल गौतम रिपोर्टिंग फॉर न्यूज एक्स। तो यूपी में चुनाव प्रचार करने आए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने सपा और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव फ्लॉप फिल्मों के डायरेक्टर हैं। अंबेडकर नगर के अकबरपुर विधानसभा में शिवराज सिंह ने एक चुनावी सभा को संबोधित किया और अपने संबोधन के दौरान शिवराज सिंह ने अखिलेश यादव पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा अखिलेश यादव जिसके भी साथ चुनाव लड़े उसका बंटाधार कर दिया। अखिलेश बबुआ ने पिछले चुनाव में पता एक चुनाव राहुल गांधी अखिलेश बाबू कहते थे यूपी को साथ पसंद है, लेकिन यूपी की जनता ने ऐसा साफ किया कि फिर अखिलेश पे राहुल गांधी की तरफ देखा भी नहीं। ये सही बात तो ये है अखिलेश फ्लॉप फिल्मों के डायरेक्टर है। एक बार राहुल गांधी का साथ लिया तो कांग्रेस ही खत्म हो गई, दूसरी बार बुआ जी चक्कर में आ गई तो बबुआ की जोड़ी बन गई लोकसभा में और जैसे ही चुनाव खत्म हुआ और रिजल्ट आया तो बुआ ने फिर हाथ जोड़ लिए कब जन्म भर तेरा मुंह नहीं देखूंगी बबुआ। सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भगवंत नगर विधानसभा सीट से प्रत्याशी अंकित सिंह परिहार के समर्थन में जनसभा की। अखिलेश ने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि महंगाई कमर तोड़ रही है और विकास दम तोड़ गया है। प्रदेश की खुशहाली के लिए सपा सरकार चुनने की अपील की है। इनके नेताओं के भाषण सुनो, सीडी बहुत पढ़ रहे हैं आजकल। इनके नेताओं के भाषण सुनो तो ABCD, कभी जैम, कभी SP का फुल फॉर्म निकाल रहे हैं, कभी कुछ कह रहे हैं। मैं उन्हें कहना चाहता हूं काका गए हैं तो बाबा भी जाएंगे। कोई नहीं बचा जो खिलाफ न हो। आपने देखा सड़कों पर, मोहल्लों में, ये 100 नंबर थी तो पुलिस ठीक थी, जब से पुलिस को 112 कर दिया पुलिस भी गवारा हो गई। इसको जाने दो बीजेपी के, जाने दो बीजेपी, जाने दो भाई, रोको मत। और अगर हमारी फसल तैयार हो जाए तो सरकार हमें अच्छी खरीद ले फसल को, ये चाहिए। और बीजेपी के लोग बताओ आतंकवाद,
इसलिए बताओ, इन झूठे लोगों को सबक सिखाओगे कि नहीं सिखाओगे? समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि 300 यूनिट बिजली के लिए कोई बिल नहीं देना पड़ेगा आपको। तो उन्नाव में बसपा राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने सदर विधानसभा से बसपा प्रत्याशी देवेंद्र सिंह के समर्थन में जनसभा की, जहां उन्होंने सपा और बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने बीजेपी के झूठे वादों के प्रचार को लेकर हमला बोला। साथ ही उन्होंने बीजेपी पर राम के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाया। के नाम पे वोट मांगती है, राम के नाम पे वोट मांगती है, लेकिन आप देखिए तो जाके अयोध्या में क्या 2.5 साल हो गए सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आए हुए और वहां न्यू तक नहीं बनाई है इन्होंने, और लाखों करोड़ रुपया अयोध्या के नाम पे इन्होंने इकट्ठा कर लिया, लाखों लाख करोड़ रुपया इकट्ठा किया, पहले भी किया, बाद में भी किया, और सरकार से भी खजाना निकाल के किया। आखिर कहाँ गया वो रुपया? हम 23 जुलाई को जब अयोध्या गए थे तो हमने ये बात वहां से कही, हमने कहा ये तो बता दो कि वो 4 ईंटें जो लगाई थी 1.5 साल पहले यहाँ पर दिखाने के लिए कि हम तो न्यू बनाने जा रहे हैं, भूमि पूजन कर रहे हैं, वो ईंटें कहाँ गई? वो भी सरयू नदी में इन्होंने बहाने का काम किया था कि हम तुम्हारे मुकदमे वापस ले लें। तो बता दें कि सतीश चंद्र मिश्रा ने उन्नाव में जनसभा की और इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यहाँ पर माफ कीजिएगा, आपको बता दें कि उन्होंने सरकार पर जमकर निशाना साधा और जमकर कहा कि बीजेपी झूठा प्रचार करती है। इसके साथ ही आगे बढ़ेंगे। प्रयागराज में कैबिनेट मिनिस्टर नंद गोपाल गुप्ता नंदी और शहर पश्चिमी के बीजेपी प्रत्याशी विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी का ठुमका लगाने का वीडियो वायरल हो रहा है। प्रयागराज जिले में बीजेपी विधायक और शहर उत्तरी प्रत्याशी हर्षवर्धन वाजपेयी और शहर दक्षिणी के प्रत्याशी मंत्री नंद गोपाल नंदी ने एक कार्यक्रम के दौरान महिलाओं और अपने समर्थकों के साथ जमकर ठुमके लगाए। तो मंत्री नंद गोपाल नंदी इस वीडियो में ठुमके लगाते हुए साफ नजर आ रहे हैं। महिलाएं हैं और साथ में उनके कुछ समर्थक हैं। बीजेपी प्रत्याशी हर्षवर्धन भी इस दौरान मौजूद थे और मंत्री नंद गोपाल नंदी भी इस दौरान मौजूद। और वीडियो में आप देख सकते हैं कि महिलाएं हैं, कुछ समर्थक हैं और ये वीडियो अब वायरल हो रहा है। तो महिलाओं और अपने समर्थकों के साथ ठुमके लगाते हुए मंत्री नंद गोपाल नंदी नजर आए। साथ में बीजेपी प्रत्याशी हर्षवर्धन भी इस दौरान मौजूद रहे। तो ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो पीएम मोदी आज चौथे चरण के लिए चुनावी मैदान में उतरे हैं। पीएम मोदी उन्नाव और हरदोई में जनसभा को संबोधित उन्होंने किया। जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी के दौरे के दौरान क्या था हरदोई में माहौल, इसका जायजा लिया है हमारे संवाददाता ने। देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के सीएसएन ग्राउंड में आज देश के पीएम प्रधानमंत्री मोदी आज यहाँ पर एक जनसभा को संबोधित किया, जिसमें 8 विधानसभाओं के लगभग 50 से 70 हजार लोगों की भीड़ देखी गई। आपको दिखा दें कि मीटिंग खत्म हो चुकी है, लेकिन भीड़ इस कदर है कि लोग आश्वस्त हो गए हैं आज हरदोई के 8 प्रत्याशी कि उनकी जीत 23 मार्च को सुनिश्चित होगी। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को लेकर काफी तंज प्रहार किए हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि कोरोना वायरस के दौरान जब टीके बंट रहे थे तो समाजवादी पार्टी ने ये माना कि गरीबों को टीके न लग पाए, इसलिए उन्होंने भारत की वैक्सीन को बदनाम करने की कोशिश की। आतंकवादियों को फांसी लगाने पर उन्होंने जी हजूरी की बात कांग्रेस के लिए की, जिससे कि काफी उत्साह, काफी तालियों का उनको सहारा मिला। कैमरा पर्सन विनीत के साथ आलोक सिंह, हरदोई। तो फिलहाल उत्तर प्रदेश विशेष में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज।